नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही रोचक विषय पर बात करने आए हैं और बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है। रोचक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाटक सम्मिलित होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये ऐसे रिश्ते के बीच में होता है जिस पर पूरी दुनिया के सभी परिवार टिके हैं, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता। यह रिश्ता आज की तारीख में बहुत नाजुक भी है और बहुत मजबूत भी है। नाजुक तब हो जाता है जब हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं या एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं। मजबूत तब हो जाता है जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के भरोसे पर हम पूरी ज़िंदगी बहुत प्रेम से निकालते हैं, बहुत प्रेम से जीते हैं और खुशहाल जीते हैं। आज के दौर में नाजुक रिश्ते ज़्यादा हो गए हैं। आज हम जिस सेक्शन पर आपसे चर्चा करने आए हैं वह सेक्शन है इंडियन पिनल कोड 1860 का 498A, यानी कि दहेज का केस, प्रताड़ना का केस, क्रूएलिटी का केस। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने भी यह वीडियो पूरा देखा उनको आज 498A आईपीसी के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके छोटे छोटे तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मिली जानकारी आपको बहुत राहत पहुँचा सकती है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सेक्शन 498 आईपीसी के बारे में। आज हम जिस सेक्शन 498 के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह सेक्शन बहुत ही डिस्प्यूटेड है। हमारे सभी हाई कोर्ट्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई बार टिप्पणी की गई है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत जितने भी केस दर्ज होते हैं, ज़्यादातर केस गलत पाए जाते हैं, यानी कि उसमें साक्ष्यों की कमी होती है, वह केस झूठे होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक बात आती है कि 498A आईपीसी का केस कब बनता है। जब भी कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ या अपने पति के परिजनों के खिलाफ, यानी कि उसके रिश्तेदारों के खिलाफ, उसके नातेदारों के खिलाफ महिला कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जाकर कोई कंप्लेंट करती है। आज से कुछ वर्षों पहले ऐसी किसी भी तरह की कंप्लेंट का पुलिस स्टेशन में जाना बहुत बुरा होता था। बुरा होता था, ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस समय पर किसी भी तरह की दहेज का केस, यानी कि 498A आईपीसी का केस लगने पर लड़के को, परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे वह उसका भाई हो, बहन हो, जिसका भी नाम लड़की ने अपनी 498A की कंप्लेंट में लिखा है, वह सभी को जेल हो जाती थी और जेल होने के बाद उनको जमानत लेनी पड़ती थी। आज हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सारी जजमेंट्स में गाइडलाइंस दी गई हैं कि यदि कोई भी पत्नी अपने पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ, उसके नातेदारों के खिलाफ 498A आईपीसी के अंदर कोई पुलिस थाने में या महिला थाने में कंप्लेंट करती है, तो पहले पुलिस की यह ड्यूटी है कि वह उस एप्लीकेशन की इंक्वायरी करे। तो आइए इसके प्रोसीजर के बारे में आपको बताते हैं। यदि आपके खिलाफ कोई आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत महिला थाने में या पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है, आपको क्या करना है। दोस्तों, हम कुछ देर के लिए यह मान के चलते हैं कि पति के ऊपर आईपीसी 1860 की धारा 498A का केस उसकी पत्नी ने महिला थाने में दर्ज कराया है, यानी कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ और उसके परिजनों के खिलाफ, उसके नाते रिश्तेदारों के खिलाफ एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट महिला थाने में या पुलिस थाने में लगाई है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके ऊपर इस तरह का कोई केस, कोई एप्लीकेशन पुलिस थाने में या महिला थाने में लगाई जाती है, तो आपको पुलिस लेवल पर और कोर्ट लेवल पर क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, जिससे आप पैनिक ना हो, आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, यहाँ मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले आईपीसी की धारा 498A को समझें। उस केस को समझने के बाद उस पर आगे कार्रवाई करें। तो आपके लिए इस धारा के अंतर्गत दायर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्लेंट को समझना
और उससे निपटना आसान हो जाएगा, उसका सामना करना आसान हो जाएगा। आईपीसी का सेक्शन 498A क्या कहता है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी, पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के ऊपर क्रूरता करना, यानी कि उसके साथ झगड़ा करना, मार पिटाई करना, तू मैं करना, यह सब क्रूएलिटी के अंदर आता है। आप उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो यह सब क्रूएलिटी के अंदर आता है। यह आपको समझना होगा। दोस्तों, जब भी कोई पत्नी महिला थाने में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में या पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह की कोई क्रूरता की यानी क्रूएलिटी की एप्लीकेशन देती है, पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी बनती है कि वह दूसरी पार्टी यानी पति पक्ष को थाने में बुलाए और एक प्रारंभिक जांच शुरू करे, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करे। उस पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी बनती है कि वह पति पक्ष और पत्नी पक्ष यानी कि पत्नी ने जो कंप्लेंट की है उसको भी पूरा सुने, उसकी पूरी जानकारी ले, पति को सम्मन द्वारा या नोटिस द्वारा उसको बुलाया जाए। पुलिस अफसर यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की यह ड्यूटी बनती है उन दोनों में जो झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पत्नी कंप्लेंट लेकर महिला थाने में या क्राइम अगेंस्ट वुमेन में या पुलिस स्टेशन में गई है, उसको सुलझाने की कोशिश करे, यानी कि दोनों में समझौता कराने की कोशिश करे, उन दोनों का झगड़ा खत्म कराने की कोशिश करे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक जजमेंट कोट करता हूँ, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 की जजमेंट है हमारे एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। इस जजमेंट के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं आईपीसी के सेक्शन 498A के बारे में, यानी कि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज से कुछ साल पहले यदि कोई महिला इस तरह की कोई कंप्लेंट करती है तो पुलिस अधिकारी के पास पूरा राइट होता था कि वह अपोजिट पार्टी यानी पति पक्ष, उसके भाई बहन, माता पिता या जिसका नाम भी उस एप्लीकेशन में लिखा है, उसको जेल में बंद कर लेते थे, यानी कि अरेस्ट कर लेते थे। इस जजमेंट में यह दिया गया है कि आपको जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, यानी कि झगड़े में किसी का सिर ना फूटा हो, किसी के हाथ पैर ना टूटे हों, कोई भयंकर हादसा ना हुआ हो, तो आपको पति पक्ष या पति पक्ष के रिश्तेदार नातेदारों को अरेस्ट नहीं करना है। इसमें अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि यदि आपके ऊपर कोई 498A का केस दर्ज हुआ है, जरूरी नहीं है कि उस केस के अगेंस्ट में आपको अरेस्ट किया जाए, यदि वहां पर कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है। अगर ये नहीं हुआ है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि पत्नी को कोई चोट आई हो या किसी को भी कोई चोट आई हो तो आपको बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है। वहां पर मामले की गंभीरता को देखते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास ये पावर होती है कि वह उस रिपोर्ट को तुरंत एसीपी और डीसीपी को बताए ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर अरेस्ट नहीं होना सबसे बड़ी वजह इस चीज़ की यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि यदि पत्नी की गुस्से में की गई कंप्लेंट पर पति पक्ष को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए तो यहाँ पर जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है उसकी समझौते की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इसीलिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये कई बार दिशा निर्देश दिए गए हैं, जब तक कोई इमरजेंसी ना आए 498A आईपीसी के अंदर पति पक्ष के या पत्नी पक्ष के किसी भी रिश्तेदार को गिरफ्तार ना किया जाए। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि मान लीजिए कि पति की छोटी बहनें हैं, बड़ा भाई है, वो वहाँ उस घर में नहीं रहते हैं, उनके नाम भी उस एप्लीकेशन में लिखे हैं। अगर आपकी 498A आईपीसी के अंदर कंप्लेंट पर उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो भविष्य में आपकी जो छोटी बहनें हैं या बड़ी बहन हैं उनकी शादियों में दिक्कत होती है। इन कुछ चीज़ों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कई जजमेंट्स में। उन्हीं गाइडलाइंस में से एक जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। दोस्तों, यदि आपके ऊपर 498A की कोई कंप्लेंट दर्ज हो गई है तो बिल्कुल ना घबराएं, उसका सामना करें। वह कंप्लेंट साक्ष्यों के अभाव में खत्म भी हो सकती है। हो सकता है कि उस कंप्लेंट के ऊपर FIR लिखी ही ना जाए। पति पत्नी कई बार गुस्से में आकर आपस में झगड़ते हैं और पति पक्ष
और उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके नाते रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए आईपीसी की धारा 498A को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर चीजों को समझने की बात है। मतलब आपके अगेंस्ट में 498A आईपीसी की एक कंप्लेंट थाने में दर्ज हुई है, पुलिस ऑफिशियल ने आपको थाने में बुलाया, वह आपको बुलावा भी भेज सकता है और आपको नोटिस के माध्यम से भी बुला सकते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, अपने साक्ष्यों को लेके जाइए, आप अपनी बात को वहाँ पर रखिए। तो यह प्रक्रिया एक काउंसलिंग के रूप में बदल जाती है। पति और पत्नी, उनके रिश्तेदारों की, सभी की काउंसलिंग होती है। स्पेशली पत्नी की और पति, इन दोनों की तो काउंसलिंग होती ही है। वहाँ पर सभी आपके इस झगड़े को सुलझाने के लिए बैठे हैं, आपका यह झगड़ा समाप्त करने के लिए हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर आपका झगड़ा ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस कंप्लेंट को वहाँ पर रिजॉल्व करके घर वापस आ जाते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि आपका जो काउंसलिंग है वो फेल हो गई है। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग मीडिएशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपकी मीडिएशन फेल हो गई है। लड़का कहता है कि नहीं जी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, या लड़की कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है? यहाँ पर उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वह आप दोनों के लिखित बयान लेगा, आपके परिवार के सदस्यों के लिखित बयान लेंगे और उन सभी चीज़ों को तुरंत अपने एसीपी और अपने डीसीपी के पास उस फाइल को भेज देंगे। क्योंकि पत्नी पक्ष यह हमेशा कहेगा कि पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसे जेल भेजा जाए, उसे अरेस्ट किया जाए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाता है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारी पत्नी थाने में गई, उसने हमारे खिलाफ दहेज की एक एप्लीकेशन यानी कि 498A आईपीसी की एक एप्लीकेशन पुलिस थाने में दे दी है, तो आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं वह काम करती हैं और एक पुलिस अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वह आपको सीआरपीसी के सेक्शन 41A के अंतर्गत एक नोटिस भेजते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपको उस थाने में उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होना होता है। आप वहाँ पर जाइए, घबराइए नहीं, आप अपनी बातों को वहाँ रखिए, सच्चाई को वहाँ रखिए, आप अपने सबूतों को उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने रखिए, जिससे आपको यह समझ आएगा कि थाने में जाकर उसने क्या कंप्लेंट करी है। यदि आपको पता नहीं होगा कि उसने पुलिस स्टेशन में क्या कंप्लेंट करी है तो आप हमेशा घबराए रहेंगे। आपको यह पता लग जाएगा कि उसने पुलिस स्टेशन में क्या कंप्लेंट की है तो आप घबराएंगे नहीं, आप उस कंप्लेंट का सामना कीजिए। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आपको 41A सीआरपीसी का एक नोटिस भेजा, नोटिस फॉर अपीयरेंस भेजा। आप उस नोटिस पर जरूर जाइए। यदि आप उस नोटिस पर नहीं जाते हैं तो वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस पर्टिकुलर फाइल पे यह लिख देता है और जब वह फाइल डीसीपी और एसीपी साहब के पास जाती है तो यह आपके लिए एक माइनस पॉइंट बनता है। जब भी आपके पास ऐसा नोटिस आए तो आप पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जरूर पेश हों अपने साक्ष्यों को लेकर। इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके खिलाफ किसी भी थाने में, महिला थाने में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में लगती है, आप घबराएं नहीं, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी घबराहट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आपसे रिश्वत की डिमांड करते हैं, या आप खुद ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ पैसे देके अपना नाम हटवा लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। जब भी आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला आपको ठगने की पूरी योजना बना लेता है। अब दोस्तों, आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा, पति और पत्नी हम दोनों की काउंसलिंग भी हो गई, हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली, उसके बाद भी पत्नी पक्ष अपनी जिद पर अड़ा है कि नहीं जी, आप पति और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। तो यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी बन जाती है कि आपकी काउंसलिंग और मीडिएशन को फेल होता देख वह आगे की कार्रवाई करता है। वह यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक कार्रवाई होती है। पति और पत्नी के परिवारों के बीच में दहेज के नाम पर जो सामान लिया या दिया गया, यानी कि जेवर, नकदी, बर्तन, सोफ़ा, बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, प्रेस,
जो भी सामान पत्नी पक्ष ने पति पक्ष को दिया, पत्नी उसकी एक पूरी लिस्ट बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सौंपती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी फाइल में उसको रखकर उसकी एक कॉपी पति पक्ष को देता है। पति पक्ष उस सामान की पूरी लिस्ट को पढ़कर उसमें यह देखता है कि कौन सा सामान इसमें सही में उसके घर आया था और कौन सा सामान सही में उसके घर नहीं आया था। क्योंकि ज़्यादातर इन केसों में यह सामने आता है कि ज्वेलरी पोर्शन, जो कि सबसे कीमती सामान होता है, वह पत्नी या पति कहता है कि हमारे पास नहीं है, पत्नी पहले ही अपने मैके छोड़ आई है और पत्नी कहती है कि पति के घर में है। तो यह जान पाना और यह ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है पुलिस वालों के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, कि ज्वेलरी पोर्शन कहाँ है, क्योंकि वही सबसे कीमती सामान होता है। यह लेन देन की प्रक्रिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर सकते हैं। यहाँ पर यह लेन देन की प्रक्रिया को निपटाने के बाद पति ने जो भी सामान उसके पास है वह लिस्ट बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन दोनों लिस्टों को, परिवार के सभी रिश्तेदारों के बयानों को एक फाइल में लगाकर उसकी एक रिपोर्ट बनाकर अपने डीसीपी और एसीपी को वह फाइल भेज दी जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि एफआईआर होगी या नहीं होगी। आपके एरिया के एसीपी और डीसीपी उस फाइल को पढ़ते हैं। उस फाइल को पढ़ने के बाद यदि उन्हें लगता है कि इस केस में एफआईआर होनी चाहिए तो वह उस पर ऑर्डर करते हैं रिटर्न में कि इस केस पर आप एफआईआर कीजिए। और अगर उन्हें लगता है कि इस केस पर एफआईआर नहीं करनी चाहिए तो वह उस फाइल पर ऑर्डर करते हैं कि इस केस पर एफआईआर ना दर्ज की जाए। दोस्तों, अब हम मान के चलते हैं कि डीसीपी और एसीपी साहब ने आपकी फाइल पर एफआईआर के ऑर्डर कर दिए, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, तब आप क्या करेंगे? अब दोस्तों, यहाँ पर पुलिस लेवल पर जो कार्रवाई थी वो लगभग समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। तो यहाँ पर आप तुरंत एक अच्छे एडवोकेट को हायर करके अपने कंसर्न सेशन कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अपने प्रदेश के हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह यही होगी कि आप पहले सेशन कोर्ट जाएं, जिससे आपके पास एक ऑप्शन रहे। सेशन कोर्ट में अगर वह एंटीसिपेटरी बेल अप्रूव हो जाती है तो आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। एफआईआर होने के बाद जब भी पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने आते हैं तो वह एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर आप उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी को दिखा सकते हैं, जिससे वह आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। आप उस एंटीसिपेटरी बेल में चार्जशीट तक का समय मांग सकते हैं। अब मान लीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल आपकी सेशन कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। अब आपके पास चांस होता है कि आप एडवोकेट साहब के साथ हाई कोर्ट में सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंडर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें। आपको वहां पर बेल मिल जाएगी। दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि आपको कुछ सेक्शंस ऐसे लग जाते हैं जहां पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल पाती है, तो आप सेशन कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन के ऑर्डर मांग सकते हैं कि मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए, कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, इस एफआईआर में चार्जशीट पेश नहीं होती है, मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। यहाँ पर एक बात समझने की है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, चाहे वह सेशन कोर्ट से मिले या हाई कोर्ट से मिले, यदि आपको इंटरिम प्रोटेक्शन के ऑर्डर मिल जाते हैं, जिन भी कंडीशंस पे वह इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर और एंटीसिपेटरी बेल आपको मिली है, आप उन कंडीशंस को नहीं तोड़ेंगे। यदि आप उन कंडीशंस को तोड़ेंगे तो आपको तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। आप इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के संपर्क में रहेंगे। यदि आप इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर जाते हैं, आप वहाँ पर अपीयर नहीं होते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वह रिपोर्ट कोर्ट में लगाते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि ये तो बात हुई पति की, अब वहाँ पर पति के रिश्तेदार यानी माता पिता, भाई बहन, ये सब भी कंप्लेंट में और एफआईआर में उनका नाम लिखा है, तो उनका नाम इस एफआईआर से कैसे हटेगा? सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट जाना होगा एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, यानी कि आप एक एडवोकेट को हायर करेंगे। यदि मान लीजिए आपके माता पिता, आपके भाई बहन का नाम उस एफआईआर में है, तो उस एफआईआर से माता पिता और भाई बहन का नाम क्वैश कराने के लिए आपको हाई कोर्ट में आपको साक्ष्यों को रखना पड़ेगा कि आपका नाम उस एफआईआर से क्यों हटाया जाए।
आप वहाँ पर रखेंगे कि इस घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इसमें सम्मिलित नहीं थे, इसलिए हमारा नाम इस एफआईआर से हटाया जाए। हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है और ज़्यादातर केसों में वह नाम हटा दिए जाते हैं। यदि आपके साक्ष्य आपका साथ दे रहे हैं तो आपका साक्ष्य यानी कि आपने जो एविडेंस वहाँ पर लगाया है कि आपके नाम उस एफआईआर से हटा दिए जाएं, वह गलत पाए जाते हैं, तो आपका नाम उस एफआईआर से नहीं हटाया जाता है। यदि कोई भाई कोई बहन मान लीजिए दूसरे शहर में रहते हैं, कोई पढ़ता है, किसी बहन की शादी हो के वह दूसरे शहर में रहती है, लेकिन पत्नी ने गुस्से में आकर उसका भी नाम लिख दिया ताकि वो भी परेशान हो, तो वह हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर यह एप्लीकेशन लगाते हैं कि मैं तो दूसरे शहर में रहती हूँ, मेरा नाम फिर भी इस एप्लीकेशन में डाल दिया गया है या इस एफआईआर में लिख दिया गया है, तो मेरा इस घटना से या दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा नाम इस घटना से हटा दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट वहाँ से आपका नाम क्वैश कर देते हैं, आपका नाम उस एफआईआर से हट जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स में यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लड़के के बूढ़े माँ बाप, उसकी बहनें, उसके भाई, उनको अरेस्ट ना किया जाए। यदि कोई गंभीर अपराध नहीं होता है तो, यदि कोई गंभीर अपराध हुआ है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। यदि गंभीर अपराध नहीं हुआ है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। आज के समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की काफ़ी जजमेंट्स हैं जिनमें ये कहा जाता है कि यदि पत्नी 498A सीआरपीसी के 498A आईपीसी के अंतर्गत यानी दहेज केस के अंतर्गत किसी की कंप्लेंट करती है और पति के साथ साथ उसके परिवार वालों के भी नाम लिखवाती है, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह सेक्शन है आईपीसी का 406 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर इस केस को डाउरी केस क्यों कहते हैं? इस केस को डाउरी केस इसलिए भी कहा जाता है कि शादी के मामले में ज़्यादातर केसों में सामान का लेना और देना यानी कि पत्नी पक्ष की तरफ से गहने, घर का सामान, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बेड आदि कई तरह की सुविधाओं के सामान लड़के पक्ष को दिए जाते हैं। कुछ केसों में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है, इसलिए वहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 406 आईपीसी लगाया जाता है। तो इस सेक्शन के होने से ऑनरेबल हाई कोर्ट इस सेक्शन की वजह से आपकी बेल कैंसिल नहीं की जाती है। दोस्तों, अब हम वर्स्ट कंडीशन को मान के चलते हैं कि आप सेशन कोर्ट में भी गए बेल के लिए, आप हाई कोर्ट भी गए बेल के लिए, क्वैशिंग के लिए, लेकिन आपका नाम उस एफआईआर से नहीं हटाया गया। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं। अब यहाँ पर कोर्ट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। आपके जो वकील साहब हैं जो आपने हायर किए थे, आप उन वकील साहब से बात कीजिए। पुलिस अपनी चार्जशीट को कोर्ट में जमा करा देती है, उसके बाद चार्ज पर बहस होती है। चार्ज पर बहस के समय आपके वकील साहब आपके नाम की एक एप्लीकेशन लगाते हैं और आपके द्वारा पेश किए गए सबूतों को कोर्ट के सामने रखते हैं। एफआईआर में लिखा ये नाम घटना के समय उस घटना स्थल पर नहीं था, या दूसरे शहर में पढ़ रहा था, या उसकी शादी हो गई थी तो वह दूसरे शहर में था। उस चीज़ को देखते हुए जज साहब आपको चार्ज के समय डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपका नाम उस एफआईआर से हटा सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट आपको डिस्चार्ज भी कर सकती है। दोस्तों, आपने मीडिया में, अखबारों में बहुत सारी जगह यह पढ़ा होगा कि पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हुआ और पत्नी ने जाकर पुलिस थाने में, महिला थाने में या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाकर एक एप्लीकेशन लगा दी। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑब्जर्वेशन है कि 100 में से लगभग 85% एप्लीकेशंस झूठी होती हैं, यानी कि केस गलत होते हैं, जिसमें साक्ष्यों की कमी की वजह से वह केस आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यहाँ पर इन केसों में सजाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर शादियों में, हमारे परिवारों में लेन देन की वजह से पत्नी हमेशा अपने पति को प्रताड़ित करती रहती है और पति पक्ष हमेशा घबराया हुआ रहता है। कंप्लेंट हो गई है, अब हमारे साथ गलत होगा, पुलिस हमारे साथ गलत व्यवहार करेगी, कोर्ट में हमें सज़ा मिलेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अपने पर आई इस विपत्ति का सामना करेंगे तो आप विश्वास रखिए कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और यदि आपको अरेस्ट भी किया जाता है
तो आपको जल्द से जल्द बेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, आईपीसी के 498A के बारे में आज हमने आपके साथ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करी, यानी कि आपको छोटा सा प्रोसेस बताया कि यदि आपके ऊपर यह केस लग जाता है तो आप क्या करेंगे पुलिस लेवल पर और कोर्ट लेवल पर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की जानकारी आपकी सहायता करेगी। हम आपसे दोबारा मिलेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे फेसबुक के मैसेंजर पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेरी का, उन प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें। हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा हो। हम आपको कानून की छोटी छोटी जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।